बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 की एक्सरसाइज 6.6 पर बात करेंगे। एक्सरसाइज 6.6 का मेन टाइटल है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इससे पहले वाले हिस्से में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देखा या अरिथमेटिक सीक्वेंस को देखा, और अरिथमेटिक सीक्वेंस के बाद फिर अरिथमेटिक सीरीज़ के बारे में हमने जाना। इसी तरह आज के वीडियो लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है। अब पहली तो ये बात है कि हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है। देखें, जिस तरह से नाम से जाहिर है ज्योमेट्रिक, तो इससे मुराद ये होगा कि एक ऐसी सीक्वेंस जो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आए, उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसे हम कहते हैं जी 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। अब ज़रा गौर करें कि ये जितनी भी सीक्वेंस यहाँ लिखी है ये 2 के मल्टीपल में लिखी है। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 8s are 16 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी ज़रूरी बात गौर करने वाली है कि अगर हम लिखते हैं 2 4 6 8 10 16 एंड सो ऑन, तो ज़रा गौर करें कि क्या इनके दरमियान जो कॉमन रेशो है, यानी वो चीज़ जो मल्टीप्लाई हो रही है, वो तो एक जैसी रहनी चाहिए। क्या वो एक जैसी है या नहीं है? 4 को जिस तरह हमने पहले देखा था अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर कि कॉमन रेशो क्या होता है, सेकंड टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, सेकंड टर्म को पहली टर्म के ऊपर डिवाइड करेंगे, चूँकि मल्टीप्लिकेशन का उलट डिवाइड होता है। 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, यानी कि 4 को 2 पर करने से 2 आ गया। लेकिन 6 पर 4 को करने से 2 नहीं आते। इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 4 6 8 10 16 ये 2 के टेबल तो चल रहा है, लेकिन इसके दरमियान कॉमन रेशो सेम नहीं है, लिहाजा ये वाली ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं होगी। बल्कि अगर 6 ना हो, 2 हो, 4 हो, उसके बाद 8 हो, 10 के बाद 16 हो एंड सो ऑन, इस तरह की जो सीक्वेंस होगी जिसमें कॉमन रेशो एक जैसा रहे। 4 को 2 पर डिवाइड करो या 8 को 4 पर करो या 16 को 8 पर करो, जवाब हमारे पास 2 ही आएगा। तो इस तरह की जो प्रोपोगेशन होती है नंबर्स की जिसमें कॉमन रेशो एक जैसा रहे, उसको हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहेंगे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फॉर्मल, आ सीक्वेंस AN इज़ आ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ़ सेकंड टर्म जो है उसको फर्स्ट टर्म यानी हर दूसरी टर्म को उससे पहले वाली टर्म पर जब डिवाइड करेंगे वो चीज़ सेम रहनी चाहिए, नॉन ज़ीरो नंबर आना चाहिए। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। और क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो सकता है। एंड n इज़ ग्रेटर देन 1, और n क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। दी कोशेंट AN ओवर AN-1 क्या होगा, इसको हम कहेंगे R, और R क्या होगा, कॉमन रेशो कहलाएगा। और इस बिहेवियर जो नंबर का ये बिहेवियर है, उस बिहेवियर का नाम हम क्या देंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देंगे, जिसमें पूरी सीक्वेंस के दौरान या पूरी प्रोग्रेशन के दौरान या पूरी प्रोपोगेशन के दौरान जो कॉमन रेशो है, यानी हर जो दूसरे वाली टर्म है उसको जो पहला नंबर डिवाइड करेगा, यानी उससे पहले वाला जो नंबर डिवाइड करेगा, जो जवाब आएगा वो थ्रू आउट द सीक्वेंस एक जैसा रहना चाहिए। अब nth टर्म को फाइंड करने का क्या रूल होगा या फॉर्मूला क्या होगा, आपको याद होगा पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने अरिथमेटिक जो सीक्वेंस है उसमें एक रूल बनाया था, AN इक्वल A प्लस N-1 इंटू D। तो यहाँ पर जो रूल होगा वो देखिए, जो
जो दूसरी टर्म होगी पहले वाले के बाद वाली टर्म, वो किससे मल्टीप्लाई होगी? वो आर से मल्टीप्लाई होगी। और जो तीसरे वाली टर्म होगी वो किससे मल्टीप्लाई होगी? पहली टर्म आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी। फिर जो चौथे वाली टर्म होगी उसमें ए यानी पहली वाली टर्म आएगी और वो किससे मल्टीप्लाई होगी? वो आर क्यूब से मल्टीप्लाई होगी। इस तरह ये काम चलता रहेगा। और जो nth टर्म होगी उसमें जो आर होगा वो इस nth टर्म में से एक कम से मल्टीप्लाई होगा। ज़रा गौर करें, A2 है तो यहाँ R1 है, A3 है तो यहाँ R2 है, A4 है तो यहाँ R3 है, A5 होगा तो R4 होगा, AN होगा तो इसमें R में से एक कम कर देंगे। अब ज़रा गौर करते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने यहाँ लिखा था, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है एंड सो ऑन। हमने यहाँ कहा है कि जो A2 होगा वो A यानी पहली टर्म को R से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ अगर देखें ज़रा, जो हमारी 2 है, 4 है, उसके बाद 6 है, यहाँ तक ही देखें। इसमें देखें जो दूसरी टर्म है, दूसरी टर्म किससे मल्टीप्लाई हो रही है? वो पहली टर्म और R यानी 2 है। जो तीसरी टर्म है वो A इंटू आर का स्क्वायर होना चाहिए। तो R 2 था तो उसका स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर तो 8 आना चाहिए। लिहाजा 2, 4, 6, 8, 10, 16, 2 के मल्टीपल तो ज़रूर हैं लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं होगी क्योंकि इसमें कॉमन रेशो जो है वो सेम नहीं रहता है। तो ये बेसिक आइडिया था कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोपोगेशन क्या होती है, जिसमें कॉमन रेशो जो है वो एक जैसा रहे हर पूरी सीक्वेंस के अंदर। तो उस सीक्वेंस के बिहेवियर को कहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब सवाल करते हैं इस पे। पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड फिफ्थ टर्म, पांचवी टर्म फाइंड करनी है हमने। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें दी हुई है, 3 है, 6 है, 12 है एंड सो ऑन। पहली टर्म 3 है, आर फाइंड करेंगे 6 में, 6 पे 3 को डिवाइड करें या 12 पे 6 को डिवाइड करें, एक ही बात है, जवाब हमारे पास 2 ही आएगा। और एन उसने कहा था फिफ्थ टर्म फाइंड करना है तो एन 5 आ जाएगा। जनरल फार्मूला क्या है? ए एन इक्वल ए आर एन माइनस 1। तो एन की जगह 5 लिखेंगे क्योंकि हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ए जो है 3 है, पहली टर्म 3 है, आर की जगह 2 है, 5 में से 1 निकालेंगे चूँकि एन 5 है तो हमारे पास 48 आंसर आ जाएगा। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड 12th टर्म ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 12वीं टर्म को फाइंड करना है, 12th टर्म को फाइंड करना है। ये हमें प्रोग्रेशन दी हुई है ज्योमेट्रिक, तो ए क्या है? 1 प्लस आयोटा है, आर क्या है? ये 2 आयोटा है। इसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस आयोटा के ऊपर, एन हमारे पास 12 है, ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए हमने क्या करना है जी? 12th टर्म फाइंड करनी है। ए की जगह क्या आ जाएगा? 1 प्लस आयोटा, आर की जगह क्या आ गया? 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, 12 माइनस 1 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 11 आएगा, 2 आयोटा की पावर 11 अलहदा कर देंगे, 1 प्लस आयोटा की पावर 11 अलहदा कर देंगे, ये इससे एक कट जाएगा, बाकी 10 रह जाएगा। अब देखिए जी, इसको सॉल्व किस तरह करते हैं। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर इसकी पावर 5 कर देते हैं। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, ए का स्क्वायर 1 है, बी का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर है, प्लस 2ab 2 आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर और 1 कैंसिल हो जाएंगे चूँकि आयोटा स्क्वायर का आंसर -1 होता है। बाकी ऊपर 2 आयोटा पावर 11 आए, नीचे 2 आयोटा पावर 5 आ जाएगी, तो 5 से कटेगा, बाकी 2 आयोटा पावर 6 रह जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A12 यानी जो हम फाइंड करना चाहते थे वो हमारे पास -64 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, गौर करना है आपने। इफ़ एन ऑटोमोबाइल डेप्रिशिएट्स इन वैल्यूज़ 5%, क्या मतलब है कि आपने कोई गाड़ी, कोई ऑटोमोबाइल ख़रीदी है, वो डिप्रेशिएट हो जाती है अपनी कीमत के अंदर। क्योंकि हमें पता है जो भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं या जो मैकेनिकल चीज़ें हम ख़रीदते हैं वो वक्त के साथ साथ उसकी कीमत कम हो जाती है। जिस तरह आजकल आप मोबाइल ख़रीदेंगे तो वो वक्त के साथ उसकी उतनी प्राइस नहीं रहती, वो कम हो जाती है। अब उसने इस सवाल में कहा है कि आपने कोई ऑटोमोबाइल ख़रीदी है, कोई गाड़ी ख़रीदी है, उसकी जो जितनी कीमत थी हर साल 5% कम हो जाती है। फ़र्ज़ करें अगर उसकी कीमत 1 लाख रुपए थी तो वो 5% उसका कम हो जाएगी, तो बाकी साल के बाद हर साल बाद 5% कम होती जाएगी। एवरी ईयर एट द एंड ऑफ 4 ईयर यानी 4 सालों के बाद उसकी कीमत क्या होगी, जबकि वो ख़रीदी गई है 12,000 रुपये में। अब ज़रा गौर करें,
यहाँ पर एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि उसने कहा फोर्थ ईयर, एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, पहला साल जब ख़त्म होगा तो डिप्रेशिएशन होगी, दूसरा साल जब ख़त्म होगा तो डिप्रेशिएशन होगी, तीसरा साल जब ख़त्म होगा तो डिप्रेशिएशन होगी, चौथा साल जब ख़त्म होगा तो डिप्रेशिएशन होगी, पाँचवा साल जब ख़त्म होगा तो डिप्रेशिएशन होगी। आपने गौर करना है, उसने कहा एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, पहला साल गुजर जाने के बाद जब दूसरा साल शुरू होगा तो डिप्रेशिएशन होगी। इसी तरह जब तीसरा साल शुरू होगा तो 2 सालों की डिप्रेशिएशन होगी, चौथा साल शुरू होगा तो 3 सालों की डिप्रेशिएशन होगी, पाँचवां साल शुरू होगा तो 4 सालों की डिप्रेशिएशन होगी। तो N5 लेंगे हम, तब फोर्थ ईयर 4 सालों की डिप्रेशिएशन निकलेगी। परचेज कॉस्ट हम फ़र्ज़ कर लेते हैं X है, कोई फ़र्ज़ कर लेते हैं 12,000 भी उसने खुद कहा है कि परचेज़ 12,000 पे की गई है। अब डिप्रेशिएशन 1 ईयर में क्या होती है, यानी 1 साल ख़त्म होने के बाद 5% होती है। अगर हमने कॉस्ट को X माना है तो X का 5% कम हो जाएगी, ये 0.05X आ जाएगा। तो 1 साल गुजर जाने के बाद अगर उसकी कीमत X है तो उसमें से 0.05X निकाल देंगे तो 0.595X आ जाएगी 1 साल गुजर जाने के बाद डिप्रेशिएशन। तो अब क्या है, पहले साल के अंदर क्या थी गुजर जाने के बाद, पहला साल गुजर जाने के बाद 0.95 है, फिर 0.95 का स्क्वायर है, फिर 0.95 का क्यूब है, एंड सो ऑन। जबकि पहली टर्म जो है हमारे पास वो 12,000 है। अब R निकालेंगे तो R क्या होगा हमारे पास, ये यहाँ पर पहली टर्म नहीं, ये AR है। R क्या होगा, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ये 0.95 आ जाएगा। N5 है, ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ हालांकि फोर्थ ईयर है लेकिन यहाँ N5 क्यों आया, चूँकि ये डिप्रिसिएशन की वजह से। अब ये वैल्यूज़ हम nth टर्म में लिखेंगे, A की जगह 12,000 है, R की जगह 0.95 है, N5 में से 1 निकालेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आएगी एट द एंड ऑफ 5th ईयर, डिप्रेसिएशन 4 ईयर्स की निकलेगी। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच टर्म, यानी हमने n को फाइंड करना है ऑफ द इक्वेशन, ये सीक्वेंस दी हुई है हमें, ऑफ द सीक्वेंस x² - y² x + y, और ये टर्म है और आखिर पे हमें ये दिया हुआ है। ये एक्चुअली हमारे पास an है, तो फार्मूले के अंदर an आ जाएगा। r हम फाइंड करेंगे तो r आ जाएगा 1/x - y आ जाएगा, तो a की जगह x² - y² 1/x - y n - 1 आ जाएगा, an की जगह ये वैल्यू है। अब इसको हम लिखेंगे x + y x - y, तो ये इससे कट जाएगा, इसको अलग-अलग कर लेंगे, n पावर अलग कर लेंगे, -1 अलग कर लेंगे, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x - y पावर n आ जाएगा इक्वल x - y पावर 9 और 2 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, तो n हमारे पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो आपको मैंने पहले ये भी बताया था इससे पहले वीडियो लेक्चर में कि जो n है या नंबर ऑफ टर्म्स है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए। यहाँ तक आज हमने एक्सरसाइज जो 6.6 है, जो बेस करती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर, उसका हमने बेसिक फार्मूला, उसकी डेफिनेशन देखी और क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सॉल्व आउट किया। आपके जहन में कोई सवाल हो बिला झिझक आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर हो, कोई भी जहन में आपके तजवीज़ हो ज़रूर दें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।